हेलो प्यारे बच्चों, आ गए हैं हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं मोल कैलकुलेशन। यकीन मानो 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन एटलीस्ट नीट में और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जेई में, यानी 4 नंबर जेई के और 4 से 8 नंबर नीट के आपके पक्के होने वाले हैं अगर इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं। तो क्या सीखेंगे आज हम देखने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहले हम एएमयू और एवोगैड्रो नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई ये कहां से आता है, और उसके बाद हम चलेंगे मोल कैलकुलेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कैलकुलेशन, क्योंकि मोल कैलकुलेशन जान है मोल कॉन्सेप्ट की और मोल कॉन्सेप्ट जान है पूरी केमिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एएमयू। ये एएमयू आया कहां से? एएमयू क्या होता है? पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट? देखो, जब हम लोग हमसे हमारा वजन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? वजन कैसे बताते हैं? वजन हम किलोग्राम में बताते हैं, है ना। सिमिलरली जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो वजन हम किस में नापते हैं? किलोग्राम या क्विंटल या टन में बोलते हैं? नहीं ना, ग्राम्स में आ जाते हैं, या छोटे पुरानी यूनिट्स थी तोला वगैरह, उनमें हम बातें करते हैं। 1 तोला 2 तोला, 1 तोले का मतलब 10 ग्राम होता था, मतलब अभी भी होता है ना। जब हम दूध वगैरह लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? लीटर्स में बातें करते हैं ना, कि 500 ml मिलीलीटर्स में बातें करते हैं, या 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। वहां पे हम बड़ी यूनिट्स में बातें नहीं करते, है ना। तो सिमिलरली जब हम किसी से, कोई हमसे पूछे, या साइंटिस्ट से, जब साइंटिस्ट ने जब एटम्स डिस्कवर किए तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब मास कितना है इस एटम का, तो उन्होंने कहा कि 2.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। 10⁻27 किलोग्राम, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तो प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि एटम बहुत ही छोटू सा पार्टिकल और उसमें मास ऑब्वियसली बहुत कम। अब उसको ग्राम, किलोग्राम या किसी और यूनिट में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इन द सेंस, यानी कि ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे थे, उसको बोलना या उसका इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हम समझते हैं ना कि भाई अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कितने साल के हैं, तो आपको कोई कहे कि मैं जो है 5,83,261 सेकेंड्स का हूं, थोड़ा अजीब लगेगा। गलत नहीं है, लेकिन अजीब लग रहा है। सिमिलरली आपको कोई ईयर्स में बात करे कि भाई मेरी एज कितनी है, तो आपका ये इतनी है, 35 ईयर्स, तो आपको लगेगा हाँ ये ठीक है। तो सिमिलरली साइंटिस्ट भी क्या कर रहे थे? कुछ ऐसे यूनिट ढूंढना चाह रहे थे या देना चाह रहे थे ताकि जिससे कन्वीनियंट रहे, अजीब नहीं लगे। तो उन्होंने डिस्कवर किया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट सीधा सा मतलब क्या है कि अगर हम कहें, इन्होंने क्या किया, जैसे आपको याद है वो 1 kg कैसे डिफाइन हुआ है? 1 kg एक लेब में रखा हुआ प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर, जिसकी लेंथ इतनी है, जिसकी थिकनेस इतनी है, जिसकी विड्थ इतनी है ना। और उसका जो मास है बेसिकली वो, उसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, वो एक रेफरेंस यूनिट है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कहा कि भाई हमारे लिए 1 AMU, साइंटिस्ट ने कहा कि 1 AMU एक रेफरेंस यूनिट है। और वो क्या है? वो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। अब देखो, इसमें भी एक याद रखने वाली बात यह है कि ये ओल्ड है। मैं लिख देता हूं साफ साफ, ये ओल्ड है। ओल्ड का मतलब क्या? क्योंकि अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना वो दूसरा है, तो हम आगे उस पर आएंगे, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो यहां से हुई थी। तो क्या हुआ कि भाई 1 AMU को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम एक लेंगे, उसका मास लेंगे, जो भी मास आएगा उसको हम 1 AMU बोल देंगे, है ना। वो ग्राम में कितना भी आए हम उसको 1 AMU बोल देंगे। इससे बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? इससे मान लो हमको मास ऑफ कार्बन एटम निकालना है। अभी रिलेटिव मास है, तो रिलेटिव मास मतलब वैसे हम बोलते नहीं है, लेकिन शुरुआत है तो आपको समझ में आएगी भाई ये जो मास है ये सब क्या है? रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास ऑफ कार्बन एटम साइंटिस्ट ने कैसे निकाला? तो हमने कहा कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मतलब रिलेटिव अगर निकाला तो ये कितना आया? 11.96 आया। 11.96 मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1 AMU होता था, तो यहां से हमारा मास ऑफ कार्बन एटम आ गया
11.96 AMU। और इस तरह से हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के जितने भी एटम्स थे हमने उनके सबके मास निकाल दिए बहुत अच्छे से। मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा आया 16.008 समथिंग, और ऐसे दूसरे AMU लगा देते हैं। इस तरह से जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उन सबके मास आ गए। प्रॉब्लम समझ रहे हो, देख रहे हो? प्रॉब्लम इसमें ये है कि जितने भी जो मासेस आ रहे हैं वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहे। हल्का सा, भाई तू 12 हो जाता तेरा क्या चला जाता, तू 16 हो जाता कितना अच्छा लगता। क्योंकि डेसिमल्स में हमेशा हमको बोलने में समझने में थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये 12 और 16 होता तो काम अच्छा हो जाता। तो लोगों ने कहा कि मतलब साइंटिस्ट ने कहा कि यार ये जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना ये मनहूस है, इसमें समस्या है, तो एक काम करते हैं रेफरेंस बदल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेफरेंस बदल दिया। क्या बदला? रेफरेंस बदल के उन्होंने कहा कि यार ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन लिया, सब ऑक्सीजन से सब कुछ बढ़िया होने लगा। लेकिन ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई ऑक्सीजन में? देखो मास ऑफ वन एटम है ना, ऑक्सीजन का मास, एक एटम का मास लिया उसको 1 MU मान लिया। अब बाद में पता चला आइसोटॉप्स भी होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 भी होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 भी होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 भी होता है। जिसने 18 लिया उसका आंसर अलग, जिसने 16 लिया उसका आंसर अलग, जिसने 17 लिया उसका आंसर और अलग। अब क्या करें साहब? तो यार फिर साइंटिस्ट ने कहा कि देखो यार ये सब, अब वो 16 लेते तो 17 और 18 वालों को बुरा लग जाता, मतलब नहीं मानते ना, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हम एक रेफरेंस ले रहे हो। रेफरेंस मतलब जो सब लोग माने, यूनिफॉर्मली जो सब लोग माने वो रेफरेंस बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया कि कहा कि छोड़ो ऑक्सीजन भी छोड़ो, अब क्या लेते हैं। फाइनली हमने लिखा कि एक काम करो C12 एटम लो। C12 का मतलब क्या? अब कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं लेकिन कार्बन का C12 आइसोटॉप लो, ठीक है। तो हमने कहा कि मास ऑफ 1 C12 एटम, इस बार हमने आइसोटॉप भी डिफाइन कर दिया। मास ऑफ 1 C12 एटम इज इक्वल्स टू 12 MU। ये ले, इससे क्या है आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो अगर एक C12 एटम का मास 12 MU है तो यहां से 1 AMU का मास आ जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, राइट। यही वो फॉर्मूला है जो हमने पहले देखा था कि भाई 1 MU का मतलब क्या होता है, 1 MU का मतलब होता है ये। और आज हमने देखा कि ये आया कैसे, ये ऐसे आया। याद रखना हमको क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि 1 MU क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम इज आवर 1 MU, ठीक है। इसका वो नंबर भी है 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम और -31 किलोग्राम। तो वो सब भी कर सकते हो, लेकिन उसका फिर ठीक है वो बात वहीं फंस जाएगी, कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी तो हम इस पे चलते हैं, इस पे, है ना। तो AMU क्लियर है आपको, एटॉमिक मास यूनिट। पहले हाइड्रोजन से शुरू किया, ऑक्सीजन, और फिर फाइनली हमने हाइड्रोजन पे आके हमारी बात बन गई। यहां तक का क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम AMU के बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मोल कैलकुलेशन की। हेडिंग डाल देते हैं मोल कैलकुलेशन को समझने के लिए मोल की डेफिनेशन समझना जरूरी है। और मोल क्या होता है, (6.023 इंटू 10⁻23). देखो सीधे और आसान शब्दों में मोल क्या है, मोल इज जस्ट अ नंबर। साफ साफ लिख लो और सुन लो, मोल इज जस्ट अ नंबर।
जो एवोगैड्रो भैया ने दिया था, नहीं दिया था एवोगैड्रो भैया ने। एवोगैड्रो भैया ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया था कि देखो ये करके ये कर लोगे ना तो जो नंबर आएगा वो एवोगैड्रो नंबर होगा, सॉरी वो एक नंबर होगा जो तुम्हारे काम आसान कर देगा। यानी कि ये जो 6.023 × 1023 आया ना, ये तो एवोगैड्रो के लगभग 150 साल बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, बट ये कॉन्सेप्ट 150 साल पहले एवोगैड्रो भैया दे के चले गए थे कि कैसे निकलेगा, निकाल तुम लेना, बता देता हूं मैं निकलेगा कैसे। तो साइंटिस्ट ने बाद में वो नंबर निकाला और उन्होंने कहा कि यार वाकई में जो एवोगैड्रो भैया उस टाइम पे बोल गए थे वही हुआ। तो उनकी सम्मान में इसका नाम उन्होंने रखा एवोगैड्रो नंबर, है ना। ये जो नंबर है ये क्या है, यही है वो एवोगाद्रो नंबर। जिसको लोग Na से, इसका सिंपल जो है Na से, अब देखो ये सोडियम में स्मॉल ए होता है या कैपिटल ए, तो ध्यान रखना है ना, एन और सबस्क्रिप्ट में ए लेकिन कैपिटल ए। तो ये है एवोगैड्रो का एवोगैड्रो नंबर का सिंबल, है ना। और ये नंबर है एवोगैड्रो नंबर, और ये नंबर होता है 1 मोल के बराबर। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि देखो 1 डजन, जैसे मैं बोलता हूं 1 डजन, तुम्हारे दिमाग में क्लियर पिक्चर बनती है 12 की, है ना, कि भाई 1 दर्जन केले ले आना, 1 दर्जन अंडे ले आना। तो सिंपल तुम्हारे दिमाग में 12, जैसे ये बोलते हैं 12 आता है तुम्हारे दिमाग में, वैसे ही आज के बाद जब भी कोई तुमको 1 मोल बोले तो तुम्हारे दिमाग में सिंपल ये क्लिक करना चाहिए कि हम 6.023 × 1023 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 6.023 × 1023। डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन जो है वो कहती है the number of particles, या फिर हम कहें एटम्स, अगर हम C12 एटम की बात कर रहे हैं तो हम कहें कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 grams of C12 आइसोटोप। क्लियर और साफ साफ बात है कि भाई C12 एटम लेंगे, C12 का आइसोटोप लेंगे, उसका 12 ग्राम लेंगे और उसमें एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, और जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। क्यों इस बात पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूं मैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन जेईई में खास करके इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वो आपको कहेगा कि हम मोल की डेफिनेशन बदल देते हैं। तो क्या पहली बात तो मोल की डेफिनेशन बदली जा सकती है? हाँ बिल्कुल बदली जा सकती है। अब C12 12 ग्राम C12 की कुछ और ले लो, उसको कहो कि हमारा ये 1 मोल होगा, तो जैसे ही वो 1 मोल बनेगा उससे आपका ये नंबर बदल जाएगा, और ये नंबर बदलने से आपको बहुत कुछ बदल जाएगा। मोलर मास से लेके मॉलिक्यूलर मास तक सब में चेंज है, मतलब मोलर मास बेसिकली चेंज होगा, क्योंकि 1 मोल का मास होता है मोलर मास, तो वो मोल ही जब बदल गया तो फिर मोलर मास बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस डेफिनेशन के बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा, और ये डेफिनेशन बदली जा सकती है। इसलिए अभी जो फिलहाल मोल है वो क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप। और कितने हैं वो 12 ग्राम में, कितने एटम्स हैं? 6.023 × 1023। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, वो 6.022 समथिंग 1023, तो एक ही बात है, मतलब जेईई में, नीट में क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, मतलब यही एक्सपेक्टेशन लेके चलना है। कुछ लोग यहाँ 22, आपकी एनसीईआरटी में 22 लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका 23 जीरो है वैसे भी, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 22 लिखे 23 एक ही बात है, वो अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखे कई बार ना 22 रख के देख लो भी ऊपर में कुछ इवन टाइप का ऑड नहीं है, तो 22 से वो क्या पूरा कैंसिल हो जाता है ना, आसान हो जाता है कैंसिलेशन। और इंटीजर टाइप में तो बहुत ही घटिया सवाल पूछता है आजकल जेईई, है ना, वो कुछ भी मतलब घटिया इन द सेंस कि उनकी कैलकुलेशन बहुत टफ होती है कई बार, तो कई बार वो कैलकुलेशन आपको उसमें अप्रोक्सीमेशन भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ठीक है, जेईई जो पूछता है वो तो पूछता है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपका कैलकुलेशन आसान कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको 22 या 23 आपकी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हो। तो ये है मोल की डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन पे। लास्ट अगले 5 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना।
तो अब हम चलते हैं मोल कैलकुलेशन पे। जब आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई बोलता है तो आपको तीन चीजें वो देगा, मतलब तीन चीजें दे सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको वो बता रहा हूं कि भाई वो क्या कहे। आइदर वो कहे, मतलब आपको क्वेश्चन में मास गिवन और कहा कि भाई मोल निकाल दो। दूसरा वो क्या कर सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और कहेगा मोल निकाल दो। तीसरा वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है और कहेगा मोल निकाल दो। ठीक है, तो इन तीनों केस में आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, उसके लिए तीन सिंपल, बेहद सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं वो तीनों बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। पहला है, हम मोल को मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल को हम n से डिनोट करेंगे, तो n। तो जो आपको मास दे रखा है उसको आप ग्राम्स में रखो और डिवाइडेड बाय करो मोलर मास। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, जितने स्टार लगाना चाहो उतने लगा लो, उतना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास वैसे तो देखो जो मॉलिक्यूलर मास है वही फिलहाल हमारे लिए मोलर मास है। यानी कि आपको अगर बाई कोई दे दिया कि NH3 दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, H2O दे दिया, तो तुम मोलर मास कैसे निकालोगे? उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकाल दो, वही उसका मोलर मास है। मॉलिक्यूलर मास में नीचे ग्राम लगा दोगे तो वो उसका मोलर मास बन जाएगा। ऑल्दो हमने अलग से इसके लिए वीडियो बना रखा है, बट फिर भी इतने से हमारा काम हो जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है उनकी संख्या लिखो और डिवाइडेड बाय Na कर दो। Na क्या है? ये एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो यहां पे ना, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी का भी नंबर हो सकता है। हमारे केस में केमिस्ट्री ज्यादातर क्या आएगा? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इस तरह से वो कुछ देगा। तो उसमें से किसी के भी पार्टिकल्स अगर आपसे पूछे तो आप यहां से एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी n जो निकलेगा वो एटम के लिए, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, किसी के लिए भी n जो है वो निकल सकता है। तो ये ध्यान रखिए। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट शर्त ये भी है कि ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? आइडियल गैस। सो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस आइडियल गैस है? तुमको खुद भी पता नहीं करना है। वो एग्जाम में क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे के रखेगा कि जो गैस है वो आइडियल है, आइडियल गैस। एसटीपी पे उसने इतना वॉल्यूम लिया। अब ये एसटीपी क्या है? तो एसटीपी जो है मैं यहां लिख देता हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। आप सिंपल याद रखो कि टेम्परेचर यानी कि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 180। ठीक है, याद रहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी में जो वॉल्यूम दे के रखेगा, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी। और मोलर वॉल्यूम वैसे कितना है?
तो आप ये याद रखेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी मतलब उस गैस का वॉल्यूम जितना भी हो उस पे डिवाइडेड बाय 22.5, तो उससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे भी स्टार लगा देते हैं इसको बुरा नहीं लगे। ठीक है, बहुत जरूरी है ये, इसमें से हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसे देखो, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सिंपल पड़ता है और यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए 3 फॉर्मूले और इनको कैसे यूज करना है वो एक बार आप सिंपल देख लो तो आपका काम बहुत आसानी से जाएगा और नीट में तो एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा। तो ठीक है बच्चों, इस आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़े, हर एक फॉर्मूला को अच्छे से पढ़े और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाएं, आपकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।